चलिए प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं कुछ सवाल, कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चंस जो अब तक हमने जो पढ़ा है से रिलेटेड हैं। ये सारे परीक्षा में आए हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपको बहुत साधारण लगेंगे दिखने में, लेकिन वाकई कमाल के हैं क्योंकि परीक्षा में रह के पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? मतलब 4 में से 3 तो विकास के सिद्धांत हैं और 1 नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, निरंतरता। दूसरा ऑप्शन, अनुक्रमिता। तीसरा ऑप्शन, सामान्य से विशिष्ट। चौथा ऑप्शन, प्रतिवर्ती। तो नेक्स्ट हम अभी स्टार्टिंग है ना, इसलिए नेक्स्ट हम बाइलिंगुअल देंगे आपको। तो ये चीजें इंग्लिश से एकदम क्लियर होती है। दरअसल आपको शब्दों से खेलना आना चाहिए और वही काम हो जाता है, वही हम करेंगे। परीक्षा में ये बहुत काम का रहेगा। कौन सा सिद्धांत ने निरंतरता? क्या विकास निरंतर होता है, सतत होता है, लगातार होता है? बिल्कुल होता है साहब, ये तो होता है। अनुक्रमिता याद है आपको? अनुक्रमिता सीक्वेंशियल है, हायरार्किक प्रोसेस है, ऑर्डरली प्रोसेस है। विकास पदानुक्रमिक होता है, श्रेणी क्रम में होता है। हम इसको बखूबी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसका मतलब विकास में अनुक्रमिता तो होती है, मतलब क्रम से होता है। सामान्य से विशिष्ट, बताइए आप मेरे को, विकास सामान्य से विशिष्ट होता है कि विशिष्ट से सामान्य? जवाब है सामान्य से विशिष्ट भी होता है। चौथा ऑप्शन देखिए, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है? प्रतिवर्ती का मतलब होता है बैकवर्डिंग। प्रतिवृत्ति का मतलब होता है रिवर्सिबल। विकास रिवर्सिबल कहीं नहीं, कभी नहीं होता। विकास हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। विकास पीछे की ओर नहीं लौटता। विकास बैकवर्डिंग नहीं होता, रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है। इसका मतलब प्रतिवर्ती राइट आंसर है ना। बहुत शानदार बात, एक शब्द है लेकिन ये सिलेक्शन करवाता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, पहले से दूसरा प्रश्न देखिए। मिटता क्यों नहीं? ओके। दूसरा प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, या अनुक्रमिता, या अंतः संबंधित का सिद्धांत, या फिर निरंतरता? तो बहुत आसान है। सतत, लगातार, अनवरत, निरंतर, एक ही बात है। विकास निरंतर होता है। हालांकि ये चारों ऑप्शन गलत नहीं है, ये विकास के बारे में है, विकास के सिद्धांत हैं ये। लेकिन जो पूछा है उसका जवाब हमको देना है। तो हमको समझना है, जो कभी भी समाप्त ना हो, लगातार चले, उसको क्या बोलते हैं? निरंतर बोलते हैं। एकीकरण का मतलब, एकीकरण का मतलब विकास संगठनात्मक होता है, व्यवस्थित होता है, सभी पक्षों का विकास होता है, इसको एकीकरण बोलते हैं। अनुक्रमिता हम आपको बता चुके हैं, एक के बाद दूसरा स्टेप आता है, हमको हर स्टेप स्टेप को फॉलो करना है, एक पैटर्न निश्चित है, जिसको हम पदानुक्रमिक, श्रेणी क्रम, हायरार्किक बोलते हैं। इसका मतलब वो भी नहीं है। इसी तरीके से अंतः संबंधित का सिद्धांत ध्यान रखना है, शब्द कितना काम आता है, अंतः संबंधित और अंतर संबंधित। अगर अंतर संबंधित होता तो फिर एक बालक की दूसरे बालक से तुलना की जाती, अंतर, अंतरवैयक्तिक, ठीक है। लेकिन ये अंतः संबंधित है, इंट्रा है। इसका मतलब एक ही बालक के अंदर जितने विकास के विभिन्न आयाम हैं वो आपस में संबंधित होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं साहब। लेकिन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया को निरंतरता बोलते हैं। लिहाजा राइट आंसर नंबर 4। तीसरा प्रश्न, बाल विकास आरंभ होता है। बाल विकास आरंभ होता है। पहला ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से। दूसरा ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवस्था से। तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था से। और चौथा पूर्व बाल्यावस्था से। तो मेरे ख्याल से अब सब इसका जवाब दे सकते हैं। ये तो होता है प्रीनेटल पीरियड से, प्रसव पूर्व अवस्था से, जन्म के पहले से ही हो जाता है। यहां एक बात आपको समझनी है, अगर केवल विकास शब्द आए, विकास, तो हमको क्या मानना है? विकास जन्म से पहले से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन इसमें अगर बाल शब्द जोड़ दिया जाए तो बालक हो गया ना, बालक का विकास। इसका मतलब बाल विकास भी शुरू तो वहीं से हो गया, जन्म के पहले से ही। लेकिन जीवन भर की बात नहीं करते।
बाल विकास में हम केवल परिपक्वता या किशोरावस्था के अंत तक का अध्ययन करते हैं। तो दोनों में फर्क हो गया, बाल विकास और विकास में। ओके, विकासात्मक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान में यही फर्क है। तो बाल विकास कब शुरू होगा साहब? प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होगा। चौथा प्रश्न, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है पहला ऑप्शन शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। दूसरा संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक। याद है आपको पीसीएसई? याद है ना पीसीएसई? पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव, एस से सोशल, ई से इमोशनल। चौथे ऑप्शन में आध्यात्मिक आ गया, जो पीसीएसई में तो नहीं है साहब। तीसरे ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल आ गया, जो पीसीएसई में तो नहीं है साहब। दूसरे में फिर आध्यात्मिक आ गया, जो पीसीएसई में तो नहीं है। पहले में शारीरिक पी, संज्ञानात्मक सी, संवेगात्मक ई और सामाजिक एस। शारीरिक फिजिकल, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, संवेगात्मक इमोशनल, सामाजिक सोशियल। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियल, इमोशनल। तो चारों बातें मिलती हैं ऑप्शन नंबर 1 में, लिहाजा सही आंसर है पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखना, गलत पूछा है, मतलब एक सही नहीं है। पहला ऑप्शन है यह परिपक्वता तक चलता है। दूसरा ऑप्शन है यह सतत प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन है यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। क्रम भी है और प्रगतिशील भी है, प्रोग्रेसिव। चौथा, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो बोलो सही जवाब बच्चों। क्या विकास जन्म पूर्व अवस्था में होता है? बिल्कुल होता है। क्या विकास में परिवर्तन होते हैं? होते हैं, और वो भी प्रगतिशील। तो बिल्कुल होते हैं। क्या विकास लगातार चलता है? बिल्कुल चलता है। परिपक्वता तक चलता है, यह राइट आंसर है इस प्रश्न का कि यह बात गलत है। विकास परिपक्वता तक नहीं चलता, वो तो उम्र भर चलता है, जिंदगी भर चलता है। परिपक्वता तक तो केवल अभिवृद्धि, ग्रोथ या वृद्धि चलती है। इसका मतलब सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1, विकास परिपक्वता तक चलता है। ये बात गलत है। नेक्स्ट, थोड़ा छोटा टाइप हुआ, पर समझे, अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रकृति पालन पोषण विवाद। प्रकृति पालन पोषण विवाद, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? हम बता चुके हैं आपको, नेचर नर्चर डिबेट, प्रकृति पोषण विवाद। इस टर्म के जनक हैं फ्रांसिस गाल्टन। तो प्रकृति पोषण विवाद या फिर नेचर नर्चर डिबेट के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट आपको सही लगता है? पहला ऑप्शन है, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है, जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, यह प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। तीसरा ऑप्शन, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न। देखो, पहला ऑप्शन देखिए आप, पहले ऑप्शन में बच्चे को ब्लैंक स्लेट माना और परिवेश के द्वारा उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। इसमें वातावरण को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। इसमें वंशानुक्रम की अवहेलना की गई है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। याद है ना आपको, किसी एक को ज्यादा तरजीह देंगे, वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में वातावरण का, परिवेश में तो वातावरण, परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, प्राथमिक रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। मतलब इसमें, याद है आपको, जो जो टर्म हमने आपको समझाई थी, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट, यहाँ पे फिट हो रही है और पता नहीं कितनी बार परीक्षा में आया है। पहला ऑप्शन इसलिए गलत हुआ कि वातावरण को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। ये इसलिए गलत है
कि इसमें वातावरण को कम इंपॉर्टेंस दी है। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथे में बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इसमें भी वातावरण को कम महत्व कमतर करके आंका गया और वंशानुक्रम को ज्यादा महत्व दे दिया, लिहाजा ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में देखिए, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुंथे हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, लिहाजा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बहुत प्यारा सा प्रश्न था, समझे होंगे आप। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। दूसरा ऑप्शन, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। तीसरा ऑप्शन, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती। चौथा ऑप्शन, वृद्धि के साथ विकास भी होता है। चलिए बताएं, क्या पूछा है? कौन सा गलत है? वृद्धि के साथ विकास भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, साथ साथ चलते हैं। परिपक्वता पर वृद्धि तो रुक जाती है, विकास फिर भी चलता है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती। क्या वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। ये वृद्धि तो परिपक्वता तक ही होती है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। याद है आपको, मात्रात्मक, परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक एक ही बात है और ये वृद्धि होती है। विकास तो मात्रात्मक या परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। लिहाजा ये बात भी सही है और हमको बताना है जो गलत है वो अपना आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखो, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। ये बात गलत है, लिहाजा ये आंसर हो गया अपना। पहला ऑप्शन आंसर है, बोले है कि नहीं? क्योंकि वृद्धि और विकास पर्यायवाची नहीं होते, बल्कि वृद्धि तो विकास का एक हिस्सा है, एक भाग है, एक पार्ट है। विकास व्यापक है, वृद्धि संकुचित है। विकास में वृद्धि के अलावा और भी कुछ शामिल है, कि वृद्धि को दूसरे शब्दों में शारीरिक विकास कहते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, ये हमने आपको बताया था। एक अध्यापिका ने पाया, एक विद्यार्थी वर्ग का चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? कई बार पूछा गया। पहला है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने से संबद्ध है। दूसरा ऑप्शन, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, उत्परिवर्तनीय। तीसरा ऑप्शन, विकास निरंतर होता है। चौथा ऑप्शन, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। बात गलत नहीं है, लेकिन जो पूछा है उसका आंसर याद है आपको? विकास के स्टेप्स ऑर्डरली हैं। यहाँ पे वर्ग का चित्र बनाना है तो यहाँ पे डायमंड का बनाना है। ज्यादा मुश्किल डायमंड का चित्र है, हालांकि जैसा मैंने बनाया वो आसान है, पर डायमंड का चित्र ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल है, वो यही नहीं कर पा रहा तो ये भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये बात है पदानुक्रमिक विकास की। इसकी बात है पदानुक्रमिक विकास की, एक निश्चित क्रम की। लिहाजा सही जवाब है, व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति है। सही आंसर है, विकास व्यवस्थित क्रम में होता है, क्रम में होता है, क्रमिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, विकास के संदर्भ में गलत कथन, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, या फिर वर्तुलाकार गति। बोलिए। हम सब जानते हैं विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, बल्कि सामान्य से विशिष्ट होता है, लिहाजा ये बात गलत है, ये इसका आंसर है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस। मतलब विकास का प्रोसेस पूरी दुनिया में, पूरे जहां में, पूरे यूनिवर्स में एक जैसा ही होता है। सबको उस पैटर्न को फॉलो करना होता है। इसको बोलते हैं विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दिशा सिर से पैर की ओर, याद है ना आपको? सेफेलोपोडल, हेड टू टो, सिरोपुच्छिए। इसका मतलब विकास की दिशा
सिर से शुरू होती है और फिर किधर जाती है? पैरों की तरफ जाती है। एक बच्चा पहले हेड कंट्रोल करता है, फिर चेस्ट कंट्रोल करता है, फिर हाथों पर नियंत्रण होता है, फिर करवट बदलना सीखता है, फिर बैठता है, फिर घुटनों पे आता है, फिर खड़ा होता है। इसको बोलते हैं सेफेलोपोडल। वर्तुलाकार गति यानी विकास की गति, विकास एक सीधी रेखा में नहीं जाता, बल्कि वो तो इस तरह से चलता है, स्पाइरल। स्पाइरल और वर्तुलाकार गति तो होती है। ये तीनों चीजें होती हैं, लेकिन पहली बात गलत है, लिहाजा वो इसका आंसर है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर से होता है। ये सिद्धांत बताता है समान प्रतिमान या क्रमबद्धता या सामान्य से विशिष्ट या फिर वर्तुलाकार। एक ओर से नहीं होता, बल्कि चारों ओर से होता है। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्तुलाकार, स्पाइरल बोलते हैं इंग्लिश में, स्पाइरल। इसका जवाब क्या हो गया? वर्तुलाकार, स्पाइरल। समान प्रतिमान यूनिवर्सल वाली बात है, क्रमबद्धता आपकी ऑर्डरली वाली बात है, सामान्य से विशिष्ट होता ही है, लेकिन जो पूछा गया है उसका आंसर है वर्तुलाकार या स्पाइरल। नेक्स्ट, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? भ्रूणावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, शिशुअवस्था, इन्फेंसी, किशोरावस्था, अडोलसेंस। तो बोले इसका सही जवाब। बहुत कम। कम किस अवस्था में कम होती है? जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊं, द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज। विकास की प्रक्रिया में विकास की जो गति है या दर है, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। विकास कभी धीमा कभी तीव्र होता है, और इसके लिए आपको टेनर एवं मेरेडीथ का नाम ध्यान रखना है। टेनर व मेरेडीथ ने क्या किया था, याद है आपको? क्या बताया था? इस पे जरूर प्रश्न आता है। टेनर व मेरेडीथ ने एक फिजिकल ग्रोथ साइकिल दिया था। क्या दिया था? फिजिकल ग्रोथ साइकिल। फिजिकल ग्रोथ साइकिल, शारीरिक विकास का चक्र बताया था। शारीरिक विकास का जो चक्र बताया था, उसमें उन्होंने चार बातें बताई थी कि 0 से 2 वर्ष तक विकास की दर होती है तेज, तीव्र। उसके बाद 2 या 3 से 12 वर्ष तक ये हो जाता है धीमा। फिर 12 या 13 वर्ष से 16 वर्ष तक ये वापस हो जाता है तीव्र। और फिर 16 वर्ष से परिपक्वता तक ये वापस हो जाता है मंद या धीमा। तो ये जो चक्र है, इसमें 4 स्टेप बताए गए हैं कि पहले 2 साल में तीव्र होगा, उसके बाद बाल्यावस्था शुरू हो जाएगी, ये शिशुअवस्था है। यहाँ बाल्यावस्था शुरू होगी, बाल्यावस्था को हम 6 से भी शुरू कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं, और 3 से भी कर सकते हैं। 3 से करेंगे तो पूर्व बाल्यावस्था की बात करनी पड़ेगी। तो शिशुअवस्था में हो गया तीव्र। एक बहुत अच्छा सा प्रश्न आता है, उत्तर बचपन, पूर्व पूर्व बचपन आएगा, आगे कराऊंगा मैं। तो वहां भी यही बात लागू होती है। अपने यहाँ कई बार इसमें पूछा गया है, रीट में, थर्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, सीटेट में। तो पहले 2 साल तेज गति से होता है, उसके बाद बाल्यावस्था शुरू हो गई तो धीमी गति से होता है, और फिर ये किशोरावस्था शुरू होती है। तो आरंभिक किशोरावस्था में तीव्र होता है, लेकिन 16 वर्ष के बाद फिर मंद हो जाता है, जो परिपक्वता तक चलता है। तो इसमें धीमा है। तो धीमा कहां पे हुआ? जवाब है बाल्यावस्था में। एक चीज याद रखना, अगर आपको ऐसे पूछ लें तब विकास की दर सर्वाधिक कौन सी अवस्था में होती है, और 4 ऑप्शन दे दें, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो किशोरावस्था में भी तीव्र है, शिशुअवस्था में भी तीव्र तीव्र है, लेकिन शिशुअवस्था में तो पूरी में तीव्र है, और किशोरावस्था में मिडिल के बाद लेटर एडोलसेंस में धीमा हो जाता है। तो वहां पे जवाब शिशुअवस्था ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, जो कि आया है कि साहब विकास की सर्वाधिक दर किस अवस्था में होती है, और इस बार 4 ऑप्शन आपके सामने हो, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रसव पूर्व अवस्था या फिर भ्रूणावस्था, तो हमको आंसर करना है प्रसव पूर्व अवस्था या भ्रूणावस्था, क्योंकि जन्म से पहले जो विकास की गति है, वो जन्म के बाद की सभी अवस्थाओं से अधिक होती है। ये बात याद रखना। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है?
पहला है विकास पूर्वानुमेय होता है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, जनरल टू पर्टिकुलर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तीसरा ऑप्शन विकास रेखीय होता है, लीनियर। स्पाइरल नहीं बल्कि लीनियर। और चौथी बात, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस, लगातार होता। बोलिए सही जवाब। गलत कौन सा है? तो विकास लगातार चलता है, बिल्कुल चलता है। विकास पूर्वानुमेय, पूर्वानुमेय का मतलब समझते हो? विकास के बारे में पहले से अनुमान लगाया जा सकता है, ये बात सही है। जाने कितने लोगों ने बताई है। फ्राइड कहते हैं कि एक बालक को जो भी बनना है वो आरंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। गुड इनफ का स्टेटमेंट याद है ना आपको? जितना भी मानसिक विकास होना है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। एडलर कहते हैं जन्म लेते ही तय हो जाता है कि भावी जीवन में इसका क्या स्थान है। और फ्राइड तो ये भी कहते हैं, बॉय इज द फादर ऑफ मैन एंड गर्ल इज द मदर ऑफ वुमेन। यानी सभी कहते हैं इसका विकास का अनुमान लगाया जा सकता है, भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन एक खास बात सुन लें, वृद्धि का मापन संभव है लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है। विकास का तो आकलन होता है, असेसमेंट होता है। इसलिए ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ जाए कि साहब विकास का सटीक अनुमान लगाना संभव है, तो हम उसको गलत मानेंगे। सटीक अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता, केवल आकलन होता है। इसलिए पूर्वानुमेय तो सही है, पहले से अनुमान लगा सकते, ये बात तो सही है। लेकिन ये बात सही नहीं है कि साहब विकास का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसका आईक्यू लेवल अच्छा है, तो हम ये तो अनुमान लगा सकते हैं ये कोई उच्च बौद्धिक उपलब्धि हासिल करेगा बड़ा होने के बाद। लेकिन हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट कि ये आईएएस ही बनेगा या डॉक्टर ही बनेगा। हो सकता है कुछ और बने, हो सकता है कोई ऐसा टीचर बने। तो पूर्वानुमेय वाली बात सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। पढ़ चुके हैं हम कितनी बार, पढ़ चुके हैं ना। सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट होता है। जनरल टू स्पेसिफिक होता है, हम आपको बता चुके हैं। तो बड़े लोग किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं तो एक उंगली काफी है, लेकिन छोटा बच्चा पूरी बॉडी को मूव करेगा, दोनों हाथ उठाएगा, उसके बाद इशारा करेगा। इसका मतलब पहले सामान्य क्रिया, बाद में विशिष्ट क्रिया। गमक विकास में भी लागू होता है। और भी बहुत सी बातें। छोटा बच्चा, बड़े लोग कभी रोते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, हंसते हैं तो स्माइल करते हैं, तो वो छुपा सकते हैं उसको, है ना। स्पेक्स पहन लिया, गॉगल्स पहन लिया आंखों पे तो पता नहीं लगता क्या। और आजकल मास्क पहने रहते हैं कोरोना में, तो पता नहीं लगता कि आप मुस्कुरा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, है ना। बड़े लोग हैं हम, पर्टिकुलर उस एक स्पेसिफिक पार्ट पे ही असर होता है। लेकिन छोटा बच्चा रोता है तो पूरी बॉडी से रोता है, हंसता है तो पूरी बॉडी से हंसता है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो परीक्षाओं में अक्सर आता है, किसी भी चीज को इस मार्कर को उठाने के लिए उंगली और अंगूठा काफी है, तो ये स्पेसिफिक है, विशिष्ट है, सूक्ष्म है, परिष्कृत है। लेकिन शुरू में एक बच्चा पेन को उठाएगा तो पूरी हथेली का प्रयोग करेगा, ये सामान्य से विशिष्ट है। शुरू में एक बच्चा हर उद्दीपक से डरता है, बाद में वो केवल स्पेसिफिक डरने वाले उद्दीपक से डरता है। शुरू में बच्चा हर चीज को मुंह में लेता है, बाद में स्पेसिफिक मुंह में लेने वाली चीज को ही वो मुंह में लेता है, सबको नहीं लेता। इसका मतलब विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट क्रम में होता। विकास रेखीय होता है, ये बात गलत है। विकास रेखीय नहीं होता, लीनियर नहीं होता, वो तो स्पाइरल होता है, स्पाइरल। आप जानते हैं विकास एक सीधी, ऐसा भी लिखा आ सकता है परीक्षा में ऑप्शंस में कि विकास एक सीधी रेखा में चलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सीधी रेखा में कभी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि जो सीधी रेखा में जाता है वो तीव्र होता है। और विकास के बारे में ओवरऑल ये कहते हैं कि विकास शनै शनै होता है, धीरे धीरे होता है। दूसरी बात, जो एक सीधी रेखा में जाता है वो बहुत कमजोर होता है। विकास कमजोर नहीं होता बल्कि स्थायित्व लिए हुए होता है। वो तो इस तरह से चलता है मानो स्नेक, तो सर्पिलाकार कहते हैं, वर्तुलाकार कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं। तो विकास रेखीय नहीं होता, लिहाजा ऑप्शन नंबर 3 राइट है। विभिन्न अध्ययनों अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है
जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है। हमने अभी आपको बताया था टेनर मेरेडिथ का फिजिकल ग्रोथ साइकिल। एवं 2 वर्ष तक बालक का विकास द्रुत गति से होता है और फिर यह धीमा हो जाता है। कब धीमा होता है? 2 वर्ष से किशोरावस्था तक, 1 वर्ष से किशोरावस्था तक, 4 वर्ष से किशोरावस्था तक या फिर 5 वर्ष से किशोरावस्था तक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 वर्ष से किशोरावस्था तक। नेक्स्ट, आखिरी प्रश्न। मानवीय विकास में बहुत प्यारा प्रश्न है। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? यानी प्रकृति पोषण की बात आएगी, नेचर नर्चर डिबेट की बात आएगी। बस आपको समझना है कि क्या कहना चाहता है पर्टिकुलर कोई ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखिए, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है। परिवेश वातावरण, परिवेश या वातावरण की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवंशिकता का प्रभाव परिवर्तन हो सकता है। मतलब आनुवंशिकता बदलती रहती है, परिवेश स्थिर रहता है। दूसरा ऑप्शन, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। बहुत शानदार बात है। अरे सब बच्चे इसको कर देते हैं आंख बंद करके। व्यवहारवाद के सिद्धांत मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और चौथा ऑप्शन है, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्वकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो मतलब 4 में से 3 बातें गलत है। पर किसी को समझ में नहीं आता ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो नहीं कर सकता, पर आप कर दोगे कि आप हमारे स्टूडेंट हो। देखो पहला ऑप्शन, हमेशा याद रखना 2 चीजें, एक तो वंशानुक्रम, पितरे के जीन्स, आनुवंशिकता, और दूसरा वातावरण, परिवेश, इन्वायरमेंट, माहौल। हम इन दोनों के इंटरेक्शन का परिणाम है ना? तो यहां ये कहा है कि परिवेश की भूमिका स्थिर रहती है और आनुवंशिकता का प्रभाव बदलता रहता है। हमेशा याद रखना, आनुवंशिकता जो है वो स्टैटिक होती है। आनुवंशिकता तो निश्चित है साहब, जींस में मिले गुण निश्चित हैं, बदलता है तो केवल परिवेश। इसमें दोनों ही बातें विपरीत कह दी। बोले कही ना, ये कहते हैं परिवेश तो स्थिर है और आनुवंशिकता बदलती है। इसका मतलब पूरी तरह से गलत। दूसरा ऑप्शन देखिए, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो प्रकृति क्या होती है ये आपको समझना है। ईमानदारी से बताना, आप में जिन बच्चों ने मेरी क्लास नहीं ली है, मेरे इस चैनल पे पहली बार ये वाली बात देख रहे हैं, प्रकृति को निश्चित रूप से पेड़ पौधों वाली प्रकृति बताएंगे। सबकी प्रकृति क्या है हम आपको बता चुके हैं, याद है ना? प्रकृति पोषण, प्रकृति वंशानुक्रम है, प्रकृति इंसान की फितरत है, इंसान के वो ट्रेट्स हैं, इंसान के वो गुण हैं जो वो आनुवंशिकता के रूप में लेके आता है, जो वो जेनेटिक्स में लेके आता है। इसका मतलब प्रकृति क्या है? प्रकृति तो है आनुवंशिकता। प्रकृति क्या है? आनुवंशिकता या फिर वंशानुक्रम, एक बात। और दूसरी बात, व्यवहारवाद क्या होता है? आप शायद जानते होंगे, व्यवहारवाद की 2 बेहद खास बात हम आपको बता चुके हैं। व्यवहारवाद संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं, स्ट्रक्चरलिज्म, जो विल्हेम वुंट ने, टिचनर ने दिया था, उसका विरोध करता है। क्यों करता है विरोध, पता है आपको? इसलिए विरोध करता है कि साहब अंतर्दर्शन वाले कहते थे, माफ करें, संरचनावादी कहते थे कि साहब अंतर्दर्शन विधि से हम चेतना को समझते हैं, इंट्रोस्पेक्शन। व्यवहारवाद अंतर्दर्शन के बजाय बहिर्दर्शन को महत्वपूर्ण मानता है, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए व्यवहारवाद की देन है वस्तुनिष्ठ विधियां। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, व्यवहारवाद वंशानुक्रम को नकारता है, व्यवहारवाद वातावरण को महत्वपूर्ण मानता है। कि वाटसन का वो स्टेटमेंट आपको याद है ना, कोई भी बच्चा दो मैं उसको कुछ भी बना दूंगा, वैसा ही मैं उसको परिवेश दूंगा। इसका मतलब व्यवहारवाद किसको महत्वपूर्ण मानता है? परिवेश को। और यहाँ पे कहा गया है कि व्यवहारवाद किसको महत्वपूर्ण मान रहा है? वंशानुक्रम को। व्यवहारवाद के सिद्धांत
प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। ये बात एकदम से गलत है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रकृति पर नहीं बल्कि पोषण पर आधारित हैं। है ना शानदार बात? इसलिए ये भी गलत हुआ। चौथा देखो, भारत सरकार की विभेदात्मक क्षतिपूर्तता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो यहां भी ध्यान देंगे, प्रकृति का मतलब वही वंशानुक्रम है। क्या भारत सरकार बहुत से लोगों के कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, तो वो कल्याणकारी योजनाएं उनके जेनेटिक्स और आनुवंशिकता को देख के चलाते हैं, या फिर उनकी वो स्थितियां जिसमें वो रह रहे हैं उसको देख के चलाते हैं? ध्यान रखना, यहां भी वातावरण है। यानी भारत सरकार की जो नीतियां हैं क्षतिपूर्तता संबंधी विवेकात्मक, वो परिवेश के अनुसार हैं, न कि प्रकृति के इंसान की प्रकृति के अनुसार। ठीक है? तो तीनों ही बातें यहां गलत हुई। चौथी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव सापेक्षिक होता है, दोनों में अंतर क्रिया होती है, गुणात्मक रिश्ता है, गुणा वाला। आपको याद है, विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण। लिहाजा तीसरा राइट आंसर है। बाकी तीनों गलत हैं। थैंक यू।